उत्तराखंड में बात इसी की चर्चाएं जो है तेज हैं कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो यहां पर तीसरी बार भी बीजेपी ने हैट्रिक की बात की थी और वो लगा दी। पांचों सीटें फिर से भाजपा के खाते में चलेगी और कांग्रेस इस बार भी यहां पर क्लीन स्वीप हो गई। तो ऐसे में ये जरूरी है, समीक्षा भी जरूरी है कांग्रेस के लिए कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। और इसके पीछे कई वजह सामने निकल कर आ भी रही हैं, लेकिन भाजपा जिस तरीके से पांचों सीटों पर जीती है तो गदगद जरूर दिखाई दे रही है। चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उन सबका स्वागत कर लेता हूं। हमारे साथ नवीन पिरसाली जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। गिरिराज किशोर जी हैं, कांग्रेस नेता है, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ प्रवक्ता यूकेडी दीपक रावत जी हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत आपका। हरीश मैक्री सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हरीश मैक्री सर, बहुत स्वागत है आपका। नवीन जी, ठीक है, आपको तो बधाइयां बनती हैं। उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो पांचों सीटों पर जो आपने कहा वो तमाम चीज़ें देखने को मिली हैं और कांग्रेस का तो यहाँ पर आपने फिर से तीसरी बार भी खाता नहीं खोलने दिया। तो इन पांचों सीटों पर जिस तरीके के मार्जिन की जो बात हुई थी वो मार्जिन तो कहीं दिखाई नहीं दिया, हालांकि जीत तो जीत है। देखिए रवि जी, हमने कहा था हम उत्तराखंड की पांचों सीटें जीतेंगे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से। हमने 5 लाख का लक्ष्य रखा था। 5 लाख का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आप अगर देखेंगे तो कई रिकॉर्ड यहाँ पर बने हैं इस लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में जैसे हमने अगर 47 सीटें जीती थी, तो अगर विधानसभा के लिहाज से देखें तो इस बार हम 61 विधानसभाओं में जीते हैं। पौड़ी और अल्मोड़ा सीट ऐसी है जहाँ पर हम सभी विधानसभाओं में जीते हैं। 14 की 14 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी जीती है। नैनीताल लोकसभा में हम पहले से ज़्यादा मार्जिन से जीते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं और तीसरी बार प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना जनादेश दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रदेश की जनता का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। और मैं समझता हूं कि ये पांचों सांसद और जब संसद में जाएंगे और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है 2025 तक उत्तराखंड अग्रणी राज्य बने, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे और मुझे ऐसी आशा है और प्रदेश की जनता को भी यही आशा है और उन्हें तभी जाके हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया है और आप देखते हैं कि हमारी सरकार भी रिपीट की है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है अग्रणी राज्य उत्तराखंड का, उसको प्रशस्त करने के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है और हम उस आशीर्वाद का बहुत बहुत सम्मान करते हुए उन सभी का धन्यवाद करते हैं। गिरिराज जी, कहां पर कमी रह गई, कौन सी ऐसी चूकें हो गई आप लोगों से? क्योंकि भाजपा ने तो 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी रिपीट किए, 2 सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए और फिर भी जो है जीत हो गई। कांग्रेस एक सीट भी नहीं ला पाई। देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं नवीन फरसाली साहब को बधाई दूंगा। निश्चित रूप से 5 सीटें आपको मिली हैं, आप लोग बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ जो है रवि जी, समूची जो हमारी उत्तराखंड की जनता है, जो मतदाता हमारे थे, निश्चित रूप से वो भी अपने आप में जो है उन्होंने जो वोट कांग्रेस पार्टी को, जो भी हमारा वोट हमें मिला है, निश्चित रूप से हम लोग बहुत धन्यवादी उन लोगों के हैं। और साथ साथ जो भी कमियां, देखिए रवि जी, हम लोग जेन्युइन जो मुद्दे थे, चाहे अग्निवीर पे हम निश्चित रूप से हमने बात की है। जितनी भी हमारी मीटिंग्स होती थी, पॉकेट मीटिंग्स जो है लोगों के बीच में जब जाना होता था पार्टी का, अग्निवीर पे हम लोग बोलते थे, बड़ा जेन्युइन सा मुद्दा है। निश्चित रूप से हम लोगों ने अंकिता भंडारी पे भी हमने बहुत सारा डिस्कशन किया। निश्चित रूप से जो उस बच्ची के साथ दुराचार हुआ, हमने और भी कई मुद्दे जो पहाड़ से रिलेट करते थे, निश्चित रूप से उन बातों को भी हमने रखा कि पर्वतीय क्षेत्र में वाकई अगर पृथक राज्य की मांग की गई थी और पृथक राज्य में मिला उत्तराखंड, तो उसकी जो विकास, जो नीति और धुरी होनी चाहिए, वो पर्वतीय क्षेत्र होना चाहिए। वो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो आखिरी पायदान पे ग्रामीण बैठा हुआ, जो बार बार बात होती है, उसका मूलभूत उसको सुविधाएं मिले, उसको विकास मिले, उसके बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो। निश्चित रूप से इन बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया और बात रखी गई लोगों के बीच में। अब कहाँ पे जो है निश्चित रूप से समीक्षा का विषय है। आज जितनी भी बातें हैं वो मंत्रणा सारी चल रही है, धीरे धीरे समीक्षा बैठक भी होगी। कहां पे कमी रह गई, कैंडिडेट में कमी रह गई है, या कहां पे किस तरह की एक लकुना, जो भी हमें दिखेगा, जो भी बातें दिखेंगी, निश्चित रूप से उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात होगी रवि जी, निश्चित रूप से। इसके साथ साथ ये भी आज हर्ष का विषय है रवि जी कि हम लोग आज निश्चित रूप से देश में एक जो मजबूत विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष की मजबूती भी बहुत जरूरी होती है। उनका संख्या बल सबसे बड़ी पंचायत में, पार्लियामेंट में जो सबसे बड़ी पंचायत होती है देश की, निश्चित रूप से उसमें जो संख्या बल है विपक्ष का, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी
एक वो सारी बातें मायने रखती हैं। जी अगर देश हित की आप बात सोचते हैं, देश के पूरे समूचे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं निश्चित रूप से, तो मजबूत विपक्ष और संख्या बल जो है विपक्ष का, वो निश्चित रूप से इस समय जो स्थितियां हैं, आप देखिए रवि जी, ये निश्चित रूप से इस चुनाव में ये मानना पड़ेगा कि भाजपा का जो अहंकार और गुरूर था, ये टूटा है। ठीक है, चलिए उस पर अगर आएंगे। 5 लाख, निश्चित रूप से 5 लाख की अगर इन्होंने बात की थी कि साहब इतने मार्जिन से हम लोग जीतने वाले हैं, बहुत सारी बातें हैं निश्चित रूप से। अब आप शायद मौका दे रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर बात करेंगे अभी फिलहाल, क्योंकि आगे निश्चित, बढ़ाएंगे निश्चित। अपनी चर्चा को। ठीक है, दीपक रावत जी, अगर आपके देखा जाए तो जो टिहरी सीट पर आप लोगों ने बॉबी पवार निर्दलीय प्रत्याशी को जो समर्थन दिया था, और जो आकलन था, मेरा खुद का भी आकलन था, उससे कई अच्छा जो है प्रदर्शन वहाँ पर रहा है। 3 अन्य सीटों पर भी आप क्षेत्रीय दल हैं, और क्षेत्रीय दल हम देश में देख रहे हैं इस वक्त कि जो क्षेत्रीय दल है उनकी कितनी वैल्यू है। आप लोग धीरे धीरे कब तक ग्रो करेंगे? इस वक्त का जो चुनाव का जो परिणाम रहा आप लोगों के लिए, यूकेडी के लिए, उसको देखकर क्या आकलन है आप लोगों का? देखिए, कोई भी चाहे क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो रवि जी, जब तक जनता का समर्थन और जनता का वोट उसे ना मिले या जनता उसके साथ लामबंद होकर खड़ी ना हो, तब तक वो राजनीतिक दल चाहे किसी भी स्तर का हो, चाहे कोई कितना पुराना हो नया हो, तो अपना वजूद जो है या राजनीतिक रूप से अपनी जो पहचान है वो बनाने से हमेशा थोड़ा सा या तो बनाता है या कम पीछे रह जाता है। और दुर्भाग्यवश मुझे आज आपके इस मंच में मानने में कोई हर्ज नहीं है कि जब से इस प्रदेश का गठन हुआ है और 2022-24 का ये जो लोकसभा चुनाव में निरंतर ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जिसमें जो यहाँ का क्षेत्रीय दल है, उत्तराखंड क्रांति दल, वो लगातार पीछे रहा, पीछे होता गया है। जबकि 2002 से लेकर जब से प्रदेश बना और प्रदेश बनने से पहले और इस 2024 में भी जो स्थानीय मुद्दों को लेकर हमने अपनी जो मुहिम छेड़ी या स्थानीय मुद्दों पर ही प्रखर होकर हमने अपनी आवाज़ बुलंद करी, शायद उनका उन मुद्दों का कहीं ना कहीं गौण होना या हम शायद अपनी बात को समझा नहीं पाए यहाँ की जनता को, या समझाने में थोड़ी शायद हमें कहीं पर हमें और कोशिश करनी पड़ेगी, जिनके कारण लगातार ये स्थिति बन रही है कि हर चुनाव के बाद जो है हमारा मत प्रतिशत, जो वोट प्रतिशत है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन जो हमारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे कोई प्रश्न नहीं कर सकता कि उन मुद्दों पे हमने कहीं हम बहुत साफगोई के साथ अपने इन मुद्दों को हमेशा जनता के सामने ले गए हैं और जनता के सामने हमने उनको रखा है। दुर्भाग्यवश ये है कि लगातार हर इलेक्शन में जो है वो कुछ और मुद्दे इतने हावी हो जाते हैं कि जिसमें जो स्थानीय मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जो होता है वो जो क्षेत्रीय दल है, यहाँ उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो यूकेडी है उसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि उसके जो मुद्दे हैं वो इतने ज़्यादा हावी नहीं हो पाते हैं कि वोटर जो है उस पर विश्वास कर सकें। लेकिन हम निरंतर प्रयासरत हैं और हमें पूर्णतः विश्वास है कि आज नहीं तो कल जनता जो है इस बात को समझेगी कि उनका अगर कोई भला इस प्रदेश में कर सकता है तो वो सिर्फ यूकेडी ही कर सकती है, क्योंकि स्थानीय मुद्दों में जब तक स्थानीय के हकों की बात करने वाला यूकेडी है, उसके मूल निवास की बात करने वाला यूकेडी है, जल जंगल जमीन की बात और रक्षा करने वाला भी यूकेडी है। तो जब तक इन मुद्दों पे जनता आएगी नहीं, जनता विचार नहीं करेगी, तब तक मुझे लगता है हमारी स्थिति ऐसी ही रहेगी राजनीतिक रूप से। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अभी आप लोगों की मेहनत जो है लगातार जारी रहेगी, लेकिन आगे आने वाले समय में जनता के बीच अपनी बातों को पहुंचाने की आपकी पूरी कोशिश रहेगी, और उम्मीद है कि जो पार्टी है उसकी तरफ जो प्रतिशत है मत का वो बढ़ेगा। हरीश मैक्री सर, उत्तराखंड में 5 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज कर ली, और जिस तरीके का माहौल इस वक्त के चुनाव में बना, ये चुनाव, क्योंकि सर आपने तो कई चुनाव देखे हैं, तो क्या ये चुनाव कुछ अलग था? इस वक्त बहुत अप्रत्याशित जो रिजल्ट आया है, ऐसा था जिसकी कल्पना नहीं की जा रही थी? रवि जी, आपने बड़ा सुंदर चुनाव से संबंधित प्रश्न पूछा है। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है जी, तो इस अवसर पर थोड़ा सा, क्योंकि हम पर्यावरण के सबसे बड़े उत्तराखंड के जो लोग हैं, जी जी, वो पूरे देश को ग्रीनरी और ग्रीन जो हवा है, ग्रीन वायु देने वाले लोग हैं। 6 नेशनल पार्क और सेंचुरीज यहाँ पर हैं। तो बस इस अवसर पर एक छोटा सुझाव पर्यावरण को लेकर अवश्य देना चाहूंगा कि जो हम लोग भूजल खींच के गाड़ी धोते हैं, गार्बेज धोते हैं और अपना फर्श धोते हैं, उस पर थोड़ा सा प्रत्येक व्यक्ति अंकुश लगाए, और जो हम लोग फल खाते हैं, जामुन खाते हैं, आम खाते हैं, उसके बीज भी लगाए, और उसके बीज कहीं पर भी रोक दे, जंगल में रोके, सड़क के किनारे उसको थोड़ा सा गड्ढा करके डाल दे, अपने आप वो हो जाएंगे जी और रही बात उत्तराखंड के लोकसभा चुनावों की, जी, तो जो दल जीते हैं उनको बहुत बहुत बधाई है, भारतीय जनता पार्टी को।
जी। और कांग्रेस और उत्तराखंड के क्रांति दल के मित्रों ने भी इसमें बहुत सुंदर भूमिका निभाई, अच्छा पार्टिसिपेट किया। उनको भविष्य के लिए और अच्छी तैयारी की शुभकामना है। ये जो चुनाव है, खासकर उत्तराखंड के दृष्टि से देखा जाए तो उत्तराखंड के लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है। बल्कि जो पिछली 2-3 बार से ऐसा हो रहा है, पहले ये होता था कि सरकार केंद्र में कोई और रहती थी जी। और उत्तराखंड से जो हमारे सांसद चुन के जाते थे, वो विपक्ष में बैठने के लिए जाते थे और वो अपनी मांग रख नहीं पाते। तो इस जो सत्ताधारी पार्टी के सांसद, मतलब चाहे सत्ता इस पार्टी की आई, उस पार्टी की आई, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ उस विषय में। जी। लेकिन यदि सत्ताधारी पार्टी के सांसद हमारे चुन के जाते हैं उत्तराखंड से, तो उसका ये लाभ होता है कि सरकार की नीतियों को, सरकार की नीतियों को सरकार से थोड़ा सा बजट लाने में वो मदद कर सकते हैं, यदि सांसद में कोई अपनी भी कैपेबिलिटी है तो। और यदि सोए हुए सांसद हैं तो फिर क्या पक्ष और क्या विपक्ष। तो हमारा जो उत्तराखंड के 5 सांसद यहाँ से चुन के गए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई है। लेकिन उससे साथ में निवेदन ये भी है कि भैया सोए मत रहना। मोदी जी के नाम पे कब तक चुनाव जीतोगे, खुद भी काम करो, अच्छी परफॉर्मेंस दो, केंद्र से ही योजनाएं लाओ। ये हमारा उनको परामर्श रहेगा। और खासकर केंद्र सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि ये बड़ा सीमांत प्रांत है, चीन से लगा हुआ प्रांत है। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल नाम लेके भी कहा कि हम उत्तराखंड को, उन्होंने बधाई दी, हिमाचल को बधाई दी, मध्य प्रदेश को बधाई दी और ये कहा कि इन प्रदेशों का हम ध्यान रखेंगे। तो प्रदेशों का ध्यान यही है कि इस समय यदि उत्तराखंड को, हालांकि ये स्थिति नहीं है भारतीय जनता पार्टी की इस समय कि वो किसी को अपनी इच्छा से मंत्रालय दे पाए, ठीक बात। लेकिन तब भी हमारा अनुरोध ये रहेगा कि उत्तराखंड को एक मंत्रालय अवश्य दें। अवश्य दें। बिल्कुल ठीक है सर आपने। नवीन पिरसाली जी, क्योंकि अब थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस बार के जो परिणाम हैं वो आपके लिए तो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि आपकी ही बातें थी कि इस वक्त हम जो है 400 के पार जा रहे हैं। आप लोगों ने ही कहा था कि हम 5 लाख के अंतर से, मार्जिन से यहाँ पर उत्तराखंड में चुनाव जीतेंगे। आप लोगों ने ही तमाम वादे किए थे और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं कि मुझे नहीं लगता उनका जिक्र करना चाहिए, जहां पर आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि वहां पर इस तरीके के रिजल्ट आएंगे। हालांकि आप सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी हैं, सबसे ज़्यादा सीटें आपके पास हैं और आप जो है सरकार बनाने भी जा रहे हैं केंद्र में। ये जो चीज़ें हुई हैं, जो जिस तरीके की बातें हो रही थी वो दिखाई नहीं दी, ऐसा क्यों? जी रवि जी, बिल्कुल आपके सवाल का मैं जवाब दूं। मैं थोड़ा सा मैखुरू जी काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक भी हैं और काफ़ी अच्छे प्रखर वक्ता भी हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बात पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड चीन से लगा हुआ प्रदेश है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें उत्तराखंड तिब्बत से लगा हुआ प्रदेश है दरअसल, और चीन ने ऑक्यूपाई कर दिया है तिब्बत को। इसलिए हम, जो हमारी सीमा है, हमारी सीमा चीन भारत तिब्बत सीमा ही है अभी तक भी। ITBP पुलिस है हमारी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या उसमें अब कैसे उसको करें, क्योंकि बहुत बार मैं बड़े मूर्धन्य व्यक्तियों को भी देखता हूं कि चीन की सीमा हमारे से लगी है, चीन की सीमा हमारे से लगी है। दरअसल मैं ये बात कहना, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा हमारी जानकारी में होना चाहिए। तो सभी मीडिया के बंधुओं से भी मेरी प्रार्थना है और लोगों से प्रार्थना है कि ये भारत तिब्बत सीमा है, पहले तो हम इसको ये समझें। और चीन ने तिब्बत को ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ कि 400 पार की बात कही थी और जो हो नहीं पाया। देखिए क्या हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, जब उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में 370 जम्मू कश्मीर से हटाई थी, तो देश की जनता ने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हटाई है 370, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार 303 से बढ़कर 370 होनी चाहिए। तो जनता के बीच में से एक आवाज़ आई कि ये जो दुर्लभ लग रहा था काम, जो कांग्रेस ने और सरकारों ने इस प्रश्न को बिल्कुल तालों में बंद कर दिया था, मोदी जी ने उस ताले को तोड़कर उसका समाधान किया और एक झटके में 370 हटाई। तो एक पूरे देश से एक आवाज़ आई कि इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आनी चाहिए, 370 सीटें होनी चाहिए। तो एक नैरेटिव बन गया कि 370 भारतीय जनता पार्टी आएगी। जब 370 भारतीय जनता पार्टी आएगी तो उसके साथ हमारे और भी अलायंसेज हैं। तो इसलिए हुआ कि भाई ठीक है, हम 400 पार हो जाएंगे। तो जनभावना के बीच में से एक आवाज़ आई कि भारतीय जनता पार्टी और उसका अलायंस 400 पार होना चाहिए, लेकिन जो नहीं हो पाया। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि ऐसा नहीं, इस चुनाव में बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं। अगर मैं ये बात करूं कि 60 साल के बाद कोई गठबंधन की सरकार तीसरी बार रिपीट हो रही है। आज तक 60 साल
से पहले हुई थी, 60 साल के बाद हो रही। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, हमको इसको इस तरह से समझना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में स्थापित हो चुकी है। उड़ीसा में हमारी पहली बार सरकार बन रही है, अरुणाचल में हमारी सरकार बनी। तो आप ये देख सकते हैं कि और भी राज्यों में अगर बात करें, केरल में हमारा ठीक ठाक रहा, तेलंगाना में हमारी मत प्रतिशत हमारा बड़ा है, आंध्र में बड़ा है, और बहुत सारे प्रदेशों में हमने सुपड़ा साफ किया है विपक्ष का। चाहे मध्य प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, उत्तराखंड ले लीजिए, हिमाचल ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, अन्य राज्यों में भी है। कुछ राज्यों में आशा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आ पाया, तो लेकिन फिर भी मेजॉरिटी हमारे पास है, एनडीए के पास मेजॉरिटी है, सरकार हमारी बनेगी और सरकार बन के रहेगी और बहुत अच्छा चलेगा। जो भविष्य का एजेंडा लेके माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे थे, उस एजेंडे को आगे किया जाएगा, विकसित भारत के एजेंडे को आगे लिया जाएगा। ठीक है गिरिराज जी, जो अगर अपने पड़ोसी राज्य हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जिसने इस समय बहुत सारे समीकरण बदल कर रख दिए, आपको क्या लगता है कि वहाँ पर सपा का जादू है या कांग्रेस का जादू चला, या फिर दोनों मिलकर जो है आप कहेंगे कि इंडिया गठबंधन का? लेकिन फिर भी रवि जी, इस चुनाव में जो है आप ये देखिए कि इस चुनाव में एक मूल बात जो है, ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन था निश्चित रूप से। इस चुनाव में वोटर जो है वो एक अपने आप को निश्चित रूप से एक अलर्ट मोड में वो आया। जो लास्ट टाइम जो 19 का जो चुनाव था, 24 में एक फर्क आपको नजर आ रहा होगा कि निश्चित रूप से उस समय जो स्थितियां थी कि वन मैन शो जो बात करती है, भाजपा स्वयं भी करती है कि मोदी साहब का सारा ऑरा है, मोदी साहब की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो सब कुछ उस समय इफेक्टिव था 19 में। लेकिन इस चुनाव में आप लोगों का रुझान जो हिंदुस्तान की जो जनता है, उसका रुझान आपके सामने है निश्चित रूप से। आज आंकड़े बता रहे हैं कि जो समय वाकई जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, हिंदुस्तान में महंगाई से त्रस्त थी। ये जो 10 साल का टेन्योर था इनका सरकार का, इन्होंने जो रिजल्ट्स दिए निश्चित रूप से, इन्होंने जो जनता को, और ये 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात करते हैं, आप सोचिए देश को कहां पहुंचा दिया इन लोगों ने कि हम लोग साहब 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, जो गरीब जो जनता है। अरे भाई, उनका भला तब होगा जब उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन आप देंगे, निश्चित रूप से उनके बच्चों को जब रोजगार जब मिलेगा, उनको जब हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगी, मूलभूत जो सुविधाएं जिससे वो वंचित है। और एक बात और मैं रखना चाहूंगा कि आज जो चुनाव है, चुनाव के जो परिणाम हैं, अगर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से अगर ये बात रखी गई कि आप 22 और 25 पूंजीपतियों की पार्टी हैं, बाकी लोगों से, बाकी लोग आपको हिंदुस्तान की जितनी भी जनता गौण है, तो निश्चित रूप से सारी चीजें परिलक्षित हो रही हैं इस चुनाव में। लेकिन यूपी का जहां तक आप सवाल, आपने उत्तर प्रदेश की बात की, उत्तर प्रदेश में जो कोलिशन हुआ है रवि जी, आप सोचिए फैजाबाद आप हार जाते हैं। क्या नहीं बोला गया इस बीच में कि प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है, प्राण प्रतिष्ठा राम जी का भव्य मंदिर बना निश्चित रूप से, और कांग्रेस पार्टी ने साहब उसकी इग्नोरेंस की है। कांग्रेस पार्टी को इन्होंने बोला, हमने इनवाइट किया, इनविटेशन दिया, उसके बाद भी ये लोग नहीं आए। आप सोचिए, भव्य मंदिर की बात बार बार उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ और भव्य मंदिर अयोध्या में जो है निश्चित रूप से बनके तैयार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हुआ, लेकिन आपने उस आयोजन को बिल्कुल राजनीतिकरण उसका कर दिया। कांग्रेस पार्टी, और एक बात मैं बार बार रखता हूं आपके बीच में कि सेकुलरिज्म की खुशबू देखिए इस देश में, कि एक मुस्लिम व्यक्ति उनके कपड़े सिलता है राम जी के। कुछ मुस्लिम जो है धर्मगुरु जो है, आपने देखा कि आप कई चैनल्स में दिख रहा था प्राण प्रतिष्ठा का जब प्रोग्राम चल रहा था अयोध्या में, कि वो लोग बेचारे रो के जो है अपना और चौपाइयां गा रहे थे रामायण की। आप सोचिए ना, सेकुलरिज्म की इस देश में खुशबू देखिए आप, जो इनको ध्यान, जो इनको कहीं पे इनकी तरफ से पूरी तरह से अपेक्षा होती है इन चीजों की। और आज फैजाबाद में जो हारे हैं लोग, इन्होंने जितना भी पूर्वाग्रह से जितने भी बातें जो है कांग्रेस पार्टी के लिए की हैं, जितनी भी बातें इन्होंने रखी, और आप सोचिए आज राहुल जी का ऑरा जो है, राहुल जी की जो अपना एक छवि जो उनकी है, आप सोचिए उन्होंने कितनी मेहनत भारत जोड़ो यात्रा में, और लगातार उन्होंने एक जुझारू कार्यकर्ता के रूप में, वो बहुत सीनियर लीडर है, लेकिन प्रियंका जी ने और राहुल जी ने जो मेहनत की है। इस बार आपकी सीटें बड़ी हैं, लेकिन भाजपा तो लार्जेस्ट पार्टी है ना, 240 है उनके पास। तो
रवि जी, आपके पास तो 100 है अगर रवि कांग्रेस जी के आप देखे जाए तो। मैं वही आपसे वही बात मैं रखना चाह रहा हूं अभी कि धीरे धीरे जितना भी ये हिप्नोटिज्म है जो मोदी जी का जो बता रहा हूं आपको, जो एक आप अब सोचिए, अब ठीक है सारी बातें मैं आपकी सुन रहा हूं, 10 साल से ये लोग रूल कर रहे थे, अभी भी जो है गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन जो आपस में कोलिशन हुआ है, सब लोग मिलके सब लोग लड़े हैं इस समय, निश्चित रूप से धीरे धीरे जो स्थितियां बनेंगी आप देखिएगा। और आज खुशी इस बात की हो रही है रवि जी कि वाकई सबसे बड़ी पंचायत में, पार्लियामेंट में एक विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी था हिंदुस्तान में, वो चीजें अब सामने दिख रही हैं। और मजबूत विपक्ष भी जो बार बार बोला जाता है, हर कोई बोलता है, निश्चित रूप से मैखुरी जी भी कई बार डिबेट में बोल गए हैं कि वाकई ये बातें होती हैं। अगर विपक्ष जो है मजबूत होगा तो निश्चित रूप से जो डिबेट होगी वहां पे, उसके परिणाम जो होंगे निश्चित रूप से वो बहुत अपने आप में जो है ये एक ठीक सुखद है, परिणाम एक होंगे। मजबूत विपक्ष होना एक चाहिए। मजबूत विपक्ष होना दीपक जरूरी रावत है। जी। हिंदुस्तान की अगर ग्रोथ हम लोग चाहते हैं, जी। अगर निश्चित रूप से ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं हिंदुस्तान की राजनीति में निश्चित रूप से, तो एक विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक है दीपक रावत जी, अगर आपने कहा कि हम आगे भी हमारी कोशिशें जारी रहेंगी, क्योंकि हमने देश में जब चुनाव होता है खासतौर पर लोकसभा का, फिर ये चलता है पता कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी कितनी वैल्यू होती है और वो अपने अपने राज्यों में किस तरीके से लोग उनको चुनते हैं और सबसे ज़्यादा सीटें वो अपने यहाँ लेकर आते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य ही मैं कहूँगा, आपकी पार्टी का कहूँ या उत्तराखंड का ही कहूँ, कि क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल वो पार्टी है जिन्होंने एक राज्य के लिए जो है लड़ाई लड़ी, उत्तराखंड क्रांति दल, लेकिन फिर भी जब राज्य बन गया तो उसके बाद जो है आप लोगों का वोट प्रतिशत वैसे ही गिरता रहा, जैसे साल दर साल हम आगे बढ़ते रहे। अभी आप लोगों ने जैसे समर्थन दिया, क्या बॉबी को अपनी पार्टी आप ज्वाइन कराएंगे, या उनके अलावा कुछ ऐसे लोग जो कि आप कोशिश करें कि पार्टी का विस्तार किया जाए ताकि आगे इस पर काम हो, और जब लोग भाजपा और कांग्रेस से जब त्रस्त हों तो उनके पास तीसरा मजबूत विकल्प तो हो। रवि जी, आपने बहुत सही कहा कि चुनाव दर चुनाव जो स्थिति है उत्तराखंड क्रांति दल की, वो लगातार राजनीतिक रूप से कम होती रही है, और यही 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा। जहाँ तक बात आपने करी टिहरी विधानसभा से, टिहरी लोकसभा सीट से जो हमने बॉबी परमार जी को समर्थन दिया था, उनका समर्थन देने के पीछे सिर्फ कारण ये था कि उनके जो मुद्दे थे, मैंने हमेशा स्पष्ट करा है कि ये जो प्रदेश बना है वो आंदोलन से बना है, किसी ने खैरात में नहीं दिया है, गिफ्ट में नहीं दिया है, आहुतियाँ दी हैं इस प्रदेश में यहाँ के लोगों ने, और संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष के बाद ये प्रदेश मिला है। और आज अगर बॉबी परमार अपने आप को राजनीतिक रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं जनता के सामने, तो वो भी संघर्ष से आए हैं। युवाओं का जो संघर्ष था रोजगार के प्रति, जो यहाँ पर जो वर्तमान सरकार थी उनकी जो नीतियाँ थी, गलत नीतियाँ रोजगार के प्रति, जिस प्रकार पेपर लीक हो जाते थे, जिस प्रकार लोग सेटिंग गेटिंग से नौकरियाँ पा लेते थे, उन सबके विरोध से उत्पन्न हुआ जो नेता है वो बॉबी परमार है। और बॉबी परमार के जो मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दे हैं, वही मुद्दे हैं जिन मुद्दों को उत्तराखंड क्रांति दल हर मंच पर उठाता रहा है राजनीतिक रूप से। तो जो ऐसे लोगों को जोड़िए ना अपने साथ पार्टी में। अब देखिए ये विचार, जब उनका ये विचार बना कि मुझे लड़ना है, तो हमने उनको ये प्रस्ताव दिया था, और ये उन्हीं का ही निर्णय था कि वो निर्दलीय लड़ना चाहते हैं, तो फिर हमने उनके उस निर्णय का सम्मान करते हुए उन्हें समर्थन दिया। भविष्य में वो राजनीतिक रूप से क्या निर्णय लेते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के द्वार हमेशा खुले हुए हैं, खाली बॉबी परमार के लिए नहीं, उन तमाम उन युवाओं के लिए, उन तमाम उन नेताओं के लिए जो परिवर्तन की राजनीति इस प्रदेश में करना चाहते हैं, जो एक अलग सी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं आपके इस मंच से बोलना चाहता हूं, उन सभी का दिल से स्वागत है, उन सभी के लिए उत्तराखंड क्रांति दल के द्वार खुले हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर एक परिवर्तन की राजनीति का जो सूचक है इस प्रदेश में, मैं पहले भी कह चुका हूं, वो बॉबी परमार है। और धीरे ही धीरे हम चाहते हैं कि ऐसे और भी युवा आए, राजनीति में युवा चेहरे आने चाहिए, एक नई विचारधारा के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ उनका संचालन होना चाहिए, वो आए, जुड़े, और एक नई विचारधारा के साथ इस प्रदेश में परिवर्तन की जो बहार बहने वाली है, या राजनीति जो बदलने वाली है, जिसकी हम परिकल्पना कर रहे हैं, वो सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए, वो उसमें अपने आप को अपनी सहभागिता दिखाएं। तो हम तो स्पष्ट कर रहे हैं कि आप आइए, इस प्रदेश को अगर सुधारना है, संभालना है और सजाना है, तो वो सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल ही कर सकता है, क्योंकि जो पृथक राज्य का सपना था वो उत्तराखंड क्रांति दल का था। और निश्चित रूप से जिस समय जैसी परिस्थितियां आएंगी, जो अगर उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता के गलियारों में आप पहुंचेगा, या सत्ता के गलियारों में अपनी धमक
चमक दिखाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ इस प्रदेश को बनाया हमने है तो सजाएंगे, संवारने का काम भी उत्तराखंड क्रांति दल करेगा। ठीक है, आप लोगों की कोशिश रहेगी कि आगे कुछ ऐसे युवा जो है आप लोगों के साथ जुड़े ताकि पार्टी मजबूत हो, और अच्छा भी है बिल्कुल, विपक्ष के तौर पर एक अगर हमारी जो क्षेत्रीय दल है वो मजबूत होता है तो ये उत्तराखंड के लिए भी अच्छा है। देखिए यही रवि जी, इस बार के चुनाव में 2024 में जिन जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बहुत डट के और बहुत अच्छा मुकाबला किया, क्योंकि वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों को वहां के जो लोग हैं उन्होंने सपोर्ट करा, और कारण कोई भी रहा हो, जिस चाहे आप साउथ में ले लीजिए, आप वेस्ट बंगाल में ले लीजिए, आप यहाँ तक कि यूपी में ले लीजिए, यूपी में भी जो समाजवादी पार्टी है वो एक क्षेत्रीय दल के रूप में आप क्षेत्रता की बात करने वाले हैं, उन्होंने भी जो प्रभाव दिया। तो कहीं ना कहीं पर अगर ये बात आई है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अश्वमेध का यज्ञ था, ये जो घोड़ा था जिसे रोका नहीं जा सकता था, जिसे वो कहते थे कि हम निरंतर जीत करते रहेंगे, हम हर इलेक्शन आता रहेगा, इस बार 2024 के इलेक्शन में ये संभव हुआ है कि इनको रोका जा सकता है, क्योंकि इनकी जो जिस तरीके का इनका व्यवहार है, जिस तरह का इनका राजनीतिक रूप से आचरण रहा है, वो कहीं ना कहीं पर जनता ने 2024 के इलेक्शन में दिखाया है कि जनता ने स्वीकार नहीं किया है और इनको नकारा है। ठीक है, हरीश मैखुरी सर, यहाँ पर क्योंकि जो अभी लोकसभा के सर नतीजे आए हैं और भाजपा ने यहाँ पर 5 सीटें जीत दी, अभी हमारे निकाय चुनाव आने बहुत करीब हैं, 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, इन चुनाव पर कितना असर आपको देखने को मिलेगा? क्या विपक्ष के तौर पर कांग्रेस अपने आप को मजबूत स्थिति में ला पाएगी, या और पूरे देश में जिस तरीके का परसेप्शन बना है, जो रिजल्ट जो आया उसको लेकर? नहीं, जो लोकसभा का इलेक्शन है, चुनाव है, उसके मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, और जो पंचायतों के चुनाव हैं उसके मुद्दे प्रांतीय स्तर के भी नहीं होते, बल्कि शुद्ध क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, क्षेत्रीय उनके विषय होते हैं। और क्षेत्रीय विषय होने के कारण वहां पे कई चीजें देखी जाती है, मतलब पहले तो उस क्षेत्र की टोपोग्राफी है, उस शहर या गांव की जहां भी पंचायत चुनाव या क्षेत्र पंचायत चुनाव या शहरों के नगर निकाय के चुनाव होने हैं, तो उस नगर निकाय की समस्याएं देखी जाती हैं। वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किए, कांग्रेस ने पहले क्या काम किए, उनका विश्लेषण भी होता है। उसके अलावा जो है वहां पे जो क्षेत्रीय समीकरण है, जातीय समीकरण है, वो चलते हैं, किसका रिश्तेदार उठाए, किसका नातेदार उठाए, ये भी थोड़ा बहुत असर करता है। और लास्ट में आता है विकास का मुद्दा, किसने क्या किया, किसने नहीं किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोकसभा चुनावों के रिपरकशंस में या परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय के चुनाव को देखना न्याय संगत नहीं होगा, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है ये। ठीक है, प्रभाव अवश्य होता है कि भाई उन्होंने काम किया या उनका किसकी स्ट्रेटेजी क्या है, बूथ लेवल तक जो पहुंचेगा, जनता तक जो पहुंचेगा, उसको भी मत मिलेंगे। अब जैसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, ये मुद्दा मतलब क्षेत्रीय स्तर पर भी असर करता है। तो महंगाई के लिए तो भाई सबसे पहले तो ये देखिए कि महंगाई का हम 2-3 तरह से विश्लेषण करेंगे। क्या हमारी मजदूरी वही है जो 2014 से पहले थी और महंगाई अब बढ़ गई, या मजदूरी भी बढ़ी है? मजदूरी पहले 2014 में हमारी 300 के आसपास हुआ करती थी, आज 600, 700 से 800 से कम में मिस्त्री नहीं मिलता, तो मजदूरी भी बढ़ी है। तनख्वाह भी बढ़ी है, जो मतलब 20-30 हजार 40 हजार तनख्वाह होती थी वो 80 हजार 1 लाख तक पहुंच गई है। शिक्षकों की तनख्वाह लगाओ या अन्य कर्मचारियों की भी, तो तनख्वाह भी बढ़ी है, तो महंगाई भी बढ़ गई। रही बेरोजगारी की बात, तो बेरोजगारी के 2 ही समाधान है। एक तो जनसंख्या नियंत्रण है, हम हर वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करते हैं, तो इतने रोजगार कोई सरकारी सेक्टर में तो है नहीं। और सरकारों ने तो मनमोहन सिंह जी के जमाने से लोक कल्याण का दर्जा छोड़ दिया, सरकारों के पास जो है राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य और शिक्षा यही बचा हुआ है। बाकी पहले रोजगार देने का जो कॉन्सेप्ट था सरकार, अब सरकार रोजगार देने वाली एजेंसी नहीं रही, बल्कि अब रोजगार सृजित करती है। मान लो हमने सड़कें बनाई, तो ये जनता नहीं तो बनाई, कोई बाहर से तो आया नहीं, चीन से तो आया नहीं बनाने वाला, तो चौड़ी चकली सड़कें बनती है, जनता ही लगी है उसमें। रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है, भारत के ही लोग कर रहे हैं उसको। तो या मतलब करीब 12-13 एम्स बने तो भारतीय लोगों ने ही ठेके किए होंगे, या 100 के आसपास मेडिकल कॉलेज बने हैं इन 10-12 सालों में, तो वो यहाँ के लोगों ने इस पे काम किया होगा, यहीं का सीमेंट लगा ही नहीं था। या मोबाइल सेक्टर में आज हम विश्व के नंबर 1
या नंबर 2 पे हैं एक्सपोर्ट करने में, तो कहीं ना कहीं भारत के लोग उसको बना रहे होंगे, चीन वाले तो बना नहीं रहे। तो रोजगार एक तो इस तरह का, दूसरा ये है जनसंख्या नियंत्रण आप नहीं करेंगे, तुष्टिकरण करते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। एक परिवार 10 बच्चे पैदा करता है और उसके लिए सरकार से रोजगार मांगे, स्वास्थ्य शिक्षा सरकार की जिम्मेवारी, और बच्चे जो है भगवान के देन खुदा के देन होते रहेंगे, तो इससे देश का भला नहीं होगा। जनसंख्या नियंत्रण की एक पॉलिसी सरकार हो ही रहे, उसको लानी पड़ेगी। इंदिरा गांधी आज से 60 साल पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लिया, सख्त कानून, तब से हमारी जनसंख्या लगभग दुगनी तिगुनी हो गई है। तो अब क्यों नहीं होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण? बेरोजगारी का रोना रोएंगे और जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात नहीं करेंगे, तो ये तो दोगलापन है। साथ साथ ये इसमें झलकता है, आप चाहते क्या है और बोलते क्या है, करते क्या है। तो निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की प्राथमिकता होना चाहिए, रोजगार सृजन प्राथमिकता होना चाहिए, महंगाई पर अंकुश लगाना सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ व्यवहारिक चीजों पर भी ध्यान अवश्य देना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारी जानी चाहिए, चिकित्सालयों की गुणवत्ता सुधारी जानी चाहिए। लेकिन हम लोगों को भी, जो हम आम जनता है, हमें भी अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी। हम चिकित्सालय के कोने में पान पी थूकते हैं, कहते हैं चिकित्सालय गंदा है, तो थूक तो ही रहा है भैया, गंदा कौन कर रहा है? नालियों में सारे 10 रुपए के पैकेट खा के हम लोग जंक फूड खा के नालियों में उन पैकेटों के छिलके गिरा रहे हैं, सरकार को कोसेंगे कि नाली गंदी है। सरकार कब तक इतने लाखों करोड़ों लोगों का मतलब नाली साफ करेगी? कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा ना। डस्टबिन जाके करो, डालो उसको। हम विदेश में जाते हैं तो हम कहाँ फेंकना है, कहाँ शौच करना है, कहाँ टॉयलेट करना है, कहाँ कूड़ा डालना है, वो सब ख्याल रखते हैं। भारत में आते ही हमको क्या हो जाता है, तो ये देखना पड़ेगा। अब तीसरी बात एक निश्चित रूप से आ रही कि इसको बहुमत मिला, किसको मिला। निश्चित रूप से विपक्ष ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, विपक्ष अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा मैंडेट मिला। विपक्ष की टोटल सीटें मिलाकर भी सारे दलों की मिलाकर के उतनी नहीं है जितनी अकेली भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो मैंडेट मिला ही है, तो अब उनको आगे मतलब इस पर काम भी करना चाहिए। जो उन्होंने वादे किए हैं वो करना चाहिए। जैसे मतलब आपका अब जो कानून लाने वाले हैं, सबके लिए समान शिक्षा, सबके लिए समान कानून तो होना ही चाहिए। हम कहते हैं हम सेकुलर हैं, तो भाई अलग मतलब मजहब के आधार पे, जातियों के आधार पे अलग कानून क्यों है? अच्छा सर, इसमें सेकुलरिज्म का खाली ढोंग पीटते हैं, तो सेकुलरिज्म का कानून भी बनाओ ना भाई, सबके लिए एक व्यवस्था करो। आप तो सेकुलर हो ही नहीं, आप तो मजहबी हो। आप तो धर्म जाति के आधार पे कानून बनाते हैं, जातियों के आधार पर बनाते हैं, धर्म के आधार पर बनाते हैं, मजहब के आधार पर बनाते हैं, देश बांट देते हैं मजहब के आधार पर। तो ये सब चीज डबल स्टैंडर्ड मत चलाओ, एक जैसे कानून निश्चित रूप से आज की आवश्यकता है। बदल गया है, बहुत सारा पानी निकल चुका है गंगा जी से इस बीच इन 60 सालों में। लोग चीजों को अब समझते भी, ठीक है सर। तो तब जाके कुछ होगा। विदेशी मीडिया इस समय बहुत हावी रहा। चीन का मीडिया काम कर रहा था, इजराइल का मीडिया काम कर रहा था, अमेरिका का मीडिया काम कर रहा था। भारत पे सबकी नजर थी, सब अपनी अपनी तरह से चुनाव प्रभावित कर रहे थे। आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेशनल मतलब सब जुड़े हुए हैं आपस में। पाकिस्तान के वीडियो हम आए दिन यहाँ देखते हैं, मतलब किस तरह से वहां पे रिपरकशंस है, किस तरह से प्रभाव वहां पे भी पड़ता है यहाँ की चीजों का। तो हमारे पड़ोसी देशों में भी किस तरह का माहौल था, वो सब भी मतलब एक साथ देखा जाना चाहिए। एक और चीज इसमें नहीं हुई, आपने 1 लाख रुपया मतलब ऑफर किया। पहले जो है जो दिल्ली के चुनाव थे, वो हम लोग जो है ना चाय पत्ती, चीनी और यहाँ तक कि थोड़ा सा पानी और बिजली में जो है केजरीवाल जी चुनाव जीत गए थे। इस समय एक नया परिवर्तन हुआ। आज ने राहुल गांधी जी ने 1 लाख रुपया ऑफर रखा कि हम 1 लाख रुपया साल का देंगे। इसके बाद भी सीटें उतनी नहीं आई जितना आनी चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि लोगों ने 1 लाख रुपए का ऑफर ठुकरा दिया है। तो ये भी तो होता है राजनीति में, और ज्यादा सीटें आ सकती थी। लेकिन लोग अब चीजों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। अल्टीमेटली वो हमारा ही पैसा है जो हम लोग फ्री में बांटेंगे या उस तरह से देंगे। लोग सब 5 किलो राशन पे हम लोग आंखें मतलब हम लोग प्रश्न उठाते हैं कि क्यों दे रहे हैं फ्री, या फ्री दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। 1 लाख रुपए कहां से देंगे? अगर सारा कैलकुलेट करेंगे तो भारत का जीडीपी उतना नहीं है जितना हम लोग 1 लाख रुपए की बात करते हैं। शायद इसलिए भी लोगों ने विश्वास ना किया। ठीक है सर, ठीक है। तो निश्चित रूप से आज राजनीतिक परिप्रेक्ष्य चेंज हो गए हैं। विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए, सबल होना चाहिए, जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए, विकास के काम करने चाहिए। ठीक है सर। नवीन जी, अब यहाँ पर बात सवाल ये भी उठ रहा है कि पहले आप लोग तो पूर्ण बहुमत में थे, बहुमत से ही पार का आंकड़ा था, 303 पर जो है भाजपा खुद अकेली चल रही थी। इस समय सहयोगी दलों की आवश्यकता तो आपको है और फिर आप सरकार बना रहे हैं लार्जेस्ट पार्टी के साथ। लेकिन
जो जो चीज़ें हो रही थी, चाहे हम बात करें यूसीसी को लेकर, हम लगातार कह रहे थे कि उत्तराखंड से ये शुरू हुआ और पूरे देश में जाएगा। इसके अलावा बात करें तो हम अतिक्रमण को लेकर बात हो, अनेक जो कानून हैं उनको लेकर बात हो, तो इसको लेकर आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा दिक्कतें आप लोगों को आ सकती हैं अगर आप एनडीए के साथ आगे चलते हैं, क्योंकि लगातार मोदी सरकार की बात हो रही थी, अब तो मोदी सरकार की बात नहीं होगी, अब एनडीए सरकार की बात होगी, बीजेपी सरकार की बात होगी। देखिए, पहले भी जो सरकार काम कर रही थी वो एनडीए की सरकार थी, हमेशा एनडीए की सरकार ही होती है। उसका नेतृत्व तो मोदी जी कर रहे थे, तो इसलिए मोदी सरकार उसको नाम दिया गया था और अभी भी मोदी जी ही नेतृत्व करेंगे। अभी मैखुरी जी ने बहुत अच्छी बात कही और बहुत आंखें खोलने वाली बात उन्होंने कही, बहुत विस्तार से उन्होंने कहा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने किस रूप में उसको रखा और उनके सरकारों के लिए भी आईना दिखाया और विपक्ष के लिए भी आईना दिखाया और देश की जनता को भी समझाने का प्रयास किया कि हमें किस रूप में अगर विकसित भारत को देखना चाहते हैं तो कैसे हमें अपनी आदतों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जिस एजेंडे के साथ हमारी सरकार पहले काम कर रही थी, विकसित भारत के एजेंडे में, मजबूत भारत के एजेंडे में, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्य कर रहे थे, सरकार लगातार उस कार्य को करती रहेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि जो तीसरा टर्म आएगा विशेष टर्म होगा, उससे बहुत सारी चीज़ें होंगी, नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो हमें उम्मीद है कि कुछ बहुत अच्छा इस टर्म में होगा जिससे देश बहुत लंबे समय तक याद रखेगा और देश उससे आगे बढ़ेगा और देश विकसित भारत की तरफ बढ़ेगा। ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहले कहा है, आज तक अगर उन 10 साल का ट्रैक देखें तो उन्होंने अक्षरशः उसको पूरा करने की कोशिश की है और प्रधानमंत्री जी का जो प्रबंधन है, जो उनका नज़रिया है देखने का, जिस दृष्टिकोण से वो देखते हैं, कामों को करवाते हैं, तो उससे मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह से उन एजेंडों को आगे लेके चलेगी जो हमारे मैनिफेस्टो में थे। 5 सीटें तो आप पर आ गई, लेकिन क्या इस बार, क्योंकि 2 सहयोगी दलों की आपको आवश्यकता है, और क्या इस बार उत्तराखंड को कुछ तोहफा मिल पाएगा? क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि हमेशा ही एक सीट पर मिलता है, क्या इस बार मिल पाएगा उत्तराखंड का तोहफा? देखिए, अब सरकार बनती है, मंत्रिमंडल कैसे बनता है वो उसकी रूपरेखा अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बहुत जल्दी ही सबके सामने आएगा, क्योंकि मैं उस प्रकार से उस अथॉरिटी भी नहीं हूँ कि कुछ कह सकूँ, लेकिन जो बेहतर उत्तराखंड के लिए होगा वो पूरा हमारी सरकार प्रयास करेगी। क्योंकि आप निश्चित तौर पर आप देखते हैं मोदी जी का लगाव उत्तराखंड की तरफ रहता है और उत्तराखंड की जनता ने भी तीसरी बार लगातार यहाँ से 5 सीटें जिताकर केंद्र में भेजी हैं, तो उसका कुछ न कुछ फायदा तो उत्तराखंड को मिलेगा और उत्तराखंड को पहले भी मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। ठीक है गिरिराज जी, ये जो ऑल ओवर अगर हम बात करें चुनाव के, जिस तरीके से आप लोग, कल तक तो ये बातें चल रही थी कि इंडिया गठबंधन भी लगातार कोशिश कर रहा है, कोशिश 2 ही दलों को साधने की थी, लेकिन उन्होंने एनडीए को अपना समर्थन दे दिया। तो इस तरीके से, क्योंकि समर्थन उन्हीं के साथ था, आपको नहीं दिया, तो इस तरीके से आप जो मजबूत विपक्ष में आप लोग हैं, आप लोग खुश हैं कि एक मजबूत विपक्ष मिल गया है, अच्छी सीटें मिल गई हैं, लेकिन इस इंडिया गठबंधन को भाजपा ने ही कहा था कि जब 4 तारीख के बाद जब नतीजे आएंगे तो ये गठबंधन बिखर जाएगा, लेकिन अभी भी पूरा समेट कर रखना है इसको। रवि जी, बिल्कुल समेट के रखना है और इंडिया जो गठबंधन है, जो बना हुआ है, वो निश्चित रूप से सारी पार्टियां जो है एकजुट होके विपक्ष में जो है विपक्ष की भूमिका अदा करेंगी, निश्चित रूप से सबसे बड़ी पंचायत में, पार्लियामेंट में। और इस समय का रवि जी जो मैंडेट है वो इस तरफ इशारा कर रहा है। आप देखिए कि निश्चित रूप से जो मैंडेट है इस बात का द्योतक है कि सरकार जो है पूरे अलर्ट मोड में आ जाए, जो निरंकुश होके जो है अहंकार की मुद्रा में जो सरकार रहती थी, निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार रही 10 साल, आप ये देखिए कि वो अहंकार टूट चुका है और निश्चित रूप से आज स्थितियां जो है, मजबूत विपक्ष अगर सामने खड़ा है तो निश्चित रूप से जितनी भी डिबेट्स होंगी, जितना भी जो है हिंदुस्तान के भले के लिए पूरे समूचे सारी पार्लियामेंट्री सीट्स में जो है, निश्चित रूप से जो भी डिबेट्स होती हैं उसमें जितने भी प्रतिनिधि जाते हैं वो अपने अपने क्षेत्रों के लिए निश्चित रूप से कुछ लेके आते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आते हैं। अब जो स्थितियां हैं, बिल्कुल वो स्थितियां अनुकूल जो परिस्थितियां होती हैं, हर पार्लियामेंट्री एरिया को जो है निश्चित रूप से संसद में जो है सरकार भी जो है अपनी प्रायोरिटी में रखेगी और आने वाले समय में निश्चित रूप से 5 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए हुए हैं उत्तराखंड से, मैं ये कहना चाहूँगा निश्चित रूप से कि आप समस्त लोग
सारे लोग उत्तराखंड में जो पर्वतीय क्षेत्र, बार बार हम बात करते हैं कि अगर उत्तराखंड राज्य हमने मांगा है पृथक राज्य, आप लोग प्रूफ करें। आप लोग जो 5 साल जो हमें मिलने जा रहे हैं 5 के 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो वो जाए ना 5 साल जाए, वो 5 साल हमारे बर्बाद ना हो। जो पिछली बार जो है 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो यहाँ से चुन के गए थे भाजपा के, सोई हुई मुद्रा में रहे, सोई हुई स्थिति में रहे। लेकिन फिर आप फिर ये पांचों सोचिए। सीटें जीत के देखिए। बिल्कुल 5 सीटें निकली हैं। गिरिराज जी, रवि ये जी, मैं तो कहना इस बात सोचता उत्तराखंड भी की नहीं। जनता लेकिन के सुनिए, आप रवि लोग जी, मंथन रवि जी मैंडेट इस का बात निरादर को- करना है। रवि जी इस मंथन बात कीजिए को आप आप लोग। सुनिए, मैं तो जनता की जो आप मैंडेट है, उत्तराखंड मैं की तो जनता आज के भी जनादेश मैं का कह अनादर रहा कर रहे हूँ, हैं। आज भी सिरोधार्य है। सुन लीजिएगा आप, जो मैंडेट है नवीन फरसाली जी, वो निश्चित रूप से आप लोगों को गया, आप लोग जीते हैं, आप लोगों की जीत हुई, मैंने बधाई भी आप लोगों को दी है। लेकिन साथ साथ एक बात मैं रखना चाहूंगा कि 5 के 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को काम करने की बात मैं क्यों कह रहा हूं रवि जी। आप ये सोचिए, बार बार जो बात उठी है मूल में, कि अगर टिहरी पार्लियामेंट्री एरिया में जो 11 गांव है, अगर उन्होंने जो गोद लिया हुआ गांव था इनका महारानी जी का, अगर वो गांव जो है मतदान न करे, आप सोचिए, उन्होंने मतदान नहीं किया था, लेकिन और आप जो सोचिए आप बाइकआउट कर रहे हैं मतदान का, सबसे बड़ा दान होता है, महादान होता है। लेकिन और अगर वो मैं- बाइकआउट कर रहे हैं तो सोचिएगा, इससे गिरिराज, मूल मैं में- कह रहा हूं, अब तो जीत आपके चुके हैं वरिष्ठ- 5 के 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके फिर दोबारा जा रहे हैं। प्रीतम सिंह थे ना, प्रीतम सिंह ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? अगर प्रीतम सिंह चुनाव लड़ते तो अच्छी अब फाइट आप दे सकते थे। सुनिएगा, ये सारी चीजें समीक्षा होनी है पार्टी की रवि जी, ये सारी बातें सामने आएंगी। रवि जी, जहां ये जहां तो जहां कांग्रेस कमियां कहेगी हैं, बचने के लिए जहां ना। जहां कमियां रही, निश्चित रूप से ये तो पार्टी कांग्रेस उसको साफ कह पार्टी चुकी कि उसको हमारे ढूंढेगी। कैंडिडेट किसी काबिल पार्टी नहीं थे। निश्चित रूप से उस बात पे भी जाएगी बहुत जो आपने जरूरी बात रखी है कि कहाँ पे नहीं जो है सर, उन दिक्कत कैंडिडेट का भी होना कहाँ पे चाहिए ना, कमी रही है जो- पार्टी जो की तरफ से, जब संगठन की माहौल तरफ से, अच्छा है, सब उसका चीजें ठीक चल विश्लेषण रही है, होगा। तो आप टिकट के लिए लड़ेंगे। रवि जी, उसका जब विश्लेषण निश्चित आपको रूप लगता से है कि होगा। नहीं, माहौल नहीं है, लेकिन तो आप चुनाव नहीं मैंने जो लड़ेंगे। बात रखी है, 5 साल अगर हम लोग पार्लियामेंट में अगर अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुने गए हैं उनको भेज रहे हैं, तो ये बात इसलिए रखी जा रही है कि पिछला जो समय था वो इस बात के लिए, इस बात का परिचायक था कि आपने वाकई कुछ नहीं किया है, आपने उत्तराखंड को कुछ नहीं दिया है। आपने उत्तराखंड को जो डिबेट में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए था, जो आपको बड़े बड़े प्रोग्राम आपको लेके आने चाहिए, तो आप गिरिराज जी participate बहुत नहीं- बड़े बड़े कार्यक्रम लाए ये गए, मैं सारी वही तो चीजें। बोल रहा हूँ, फिर आप घूम के वहीं पर आ जा रहे हैं। ठीक है, आप अपने फाइनल- एजेंडे नवीन में जी, फिक्स नवीन हैं। जी, comment ले नवीन लेता जी, हूं। उससे बाहर निकलिए थोड़ा सा। नवीन जी, आने वाला उत्तराखंड का समय विकास सुखद हुआ है, हो। भारतीय जनता मैं तो पार्टी आज की भी सरकार कह रहा ने हूं किया आपसे है। माननीय आपके- मुख्यमंत्री जी लगातार उस सपने को साकार करने नवीन के जी, लिए अग्रसर आप हैं एक चीज जो हमारे बताओ शहीदों मुझे। ने देखा है। आप मुझे एक चीज जिस- बताइए, जिसके लिए अगर महारानी उत्तराखंड जी राज्य की बनाया बात, गया। अगर महारानी जी की उत्तराखंड बात राज्य होती उन्होंने है, कहा कि मेरे लिए सुन सर्वोपरि लीजिए, है, शहीदों का टेरी सर्वदा सर्वोपरि टेरी है। से रवि जी जो चुन के जा रही है पार्लियामेंट में, आप ये सोचिए कि जनता जो है आज जो इस पार्लियामेंट्री एरिया की जो जनता है वो देखा तक नहीं उन्होंने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। आप सोचिए कमाल है, आप ऐसे गिरिराज जी, कितनी अभी- बड़ी अभी- ये कैसी किसको स्थिति देखा? है। ठीक है, लेकिन नहीं, किसको देखा ये बताओ? होता था लेकिन इस बीच में, अगर हमने उनको नहीं सारी देखा तो चीजें- किसको देखा? अरे हमने पूरी पार्लियामेंट्री एरिया को छुआ है, हमने देखा है किसको ऐसी देखा है? परिस्थिति- आप चलिए, बताइए ठीक है। किसको देखा? ठीक है, ये तो चलिए, इन बातों पे नहीं- unnecessary इन बहस अगर है। बातों आप पे नहीं। अन्ना से मुझे लगता है कांग्रेस को रवि मंथन जी, मैं एक करना बात चाहिए। केवल कहना चाहूंगा, नहीं, मैंने तो एक इंटरव्यू देखा है मैडम का, महारानी जी का, ठीक है सर, जिसमें बात सही है, बस जिसमें पूछा गया कि बॉबी पवार उत्तराखंड कौन है की सर, जनता- बोले आई डू नॉट नो बॉबी पवार, आई तो डोंट। ठीक है, आप ठीक है। उनकी जानकारी क्या नहीं है स्थिति तो है? प्रत्याशी थे, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना फाइनल कमेंट ले रहा हूँ दीपक रावत जी। अब आगे आप फाइनल कमेंट के तौर पर कि आप लोग आगे निकाय चुनाव आप लोगों के सामने हैं, 2 उपचुनाव आप लोगों के सामने हैं, अब आगे किस तरीके से, जिस तरीके से तमाम चीज़ें बदल रही हैं देश में, कुछ चीज़ें देखी गई हैं, तो आप लोग भी आगे मेहनत किस तरीके की सिर्फ आगे बढ़ेगी आप लोगों की? रवि जी, त्याग, तपस्या और बलिदान हमारा ये स्लोगन है पार्टी का, और निश्चित रूप से अभी भी हम उसी में लगे हुए हैं। हम लगातार उस अपनी कोशिशों को जारी किए हुए हैं। जो आगामी आने वाले निकाय चुनाव हैं, 2 उपचुनाव हैं, हम सब में अपनी सहभागिता दिखाएंगे और पूर्णतः पूरे जोर के साथ हम हर वो इलेक्शन लड़ेंगे जो इस प्रदेश में होगा और अपनी उपस्थिति बहुत दमदार तरीके से दर्ज कराएंगे। ठीक है नवीन जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए रवि जी, मैं अभी गिरिराज जी बात कर रहे थे गठबंधन की, कि गठबंधन पूरा विपक्ष जो गठबंधन है चलता रहेगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कल से आज तक कितने बदलाव गठबंधन में हुए। कल ही दिल्ली में इनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान था कि गठबंधन केवल चुनाव के लिए था, अब कोई गठबंधन नहीं है आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में। आज उद्धव ठाकरे जी का बयान आ रहा है। तो अलग अलग टाइप के बयान जो आ रहे हैं, आप देखना अगले 15 दिन के अंदर 15 पार्टियां इस गठबंधन से अलग हो जाएंगी। ठीक है गिरिराज जी। चलिए नवीन जी, अभी सारी चीज़ें जो हैं सब सामने हैं निश्चित रूप से, और रवि जी मैं इस बात से वाकई प्रसन्न हूँ कि देश की जो जनता ने मैंडेट दिया है, निश्चित रूप से एक बात उन्होंने सामने अपनी रख दी है जनता ने, कि आप लोग जो है अहंकार की मुद्रा में निश्चित रूप से देश को नहीं चला सकते हैं। भाजपा को एक इंडिकेशन जो है जनता ने हिंदुस्तान की दिया है इस चुनाव में, और विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, ये रियलाइज किया है जनता ने।
और आज जो मैंडेट है वो वाकई इस बात का द्योतक है कि आने वाला जो भविष्य है निश्चित रूप से वो सुखद होने वाला है पूरे हिंदुस्तान का। ठीक है, हरीश मैक्री जी, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा सर कि कांग्रेस को कितनी मेहनत की आवश्यकता है उत्तराखंड में? नहीं, उत्तराखंड में कांग्रेस को तो निश्चित रूप से, क्योंकि ये पार्टी तो कांग्रेस ही है उत्तराखंड में जी तो मेहनत करनी चाहिए पहला नंबर पे आने के लिए। उत्तराखंड के संदर्भ में 2-3 बात अवश्य छोटी छोटी रखना चाहूंगा। जी एक तो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में भी है और केंद्र में भी है, आने ही वाली है। जी डबल इंजन सरकार है, जी मोदी जी के पास बहुमत है, तो राष्ट्रपति जी संविधान की व्यवस्था के अनुसार पहले उन्हीं को ही बुलाएंगे। जी तो उत्तराखंड को आप 2-3 चीज नहीं दे दो, भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे यहाँ पे बैठे हुए विद्वान प्रवक्ता नोट करें कि एक तो उत्तराखंड के लिए एक हवाई पट्टी अतिरिक्त दो, जो गैंगकंथोली में बने, यानी चमोली की सीमा पे बने, जो तिब्बत सीमा हमारी जिसको आप नाम दे रहे हैं, तो वहां पर वो रहेगी। तो एक तो गैरसैंण के नजदीक है, दूसरा बद्री केदार यात्रा के लिए, चार धाम यात्रा के लिए, जागेश्वर बागेश्वर के लिए वो एक डायरेक्ट हमारी हवाई सेवा हो जाएगी। जॉली ग्रांट हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है, वहां पर हमारा भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाएगा। जी जी तो एक तो हवाई पट्टी दें, एक 2 मेडिकल वो अवश्य दें, एक उत्तरकाशी के लिए और एक चमोली के लिए। चमोली वाला जो है गैरसैंण आधा अल्मोड़ा, आधा बागेश्वर जिला कवर करेगा, आधा रुद्रप्रयाग कवर करेगा, वो शिमली में बनाइए। एक उत्तरकाशी में भी जहां भी लोग हैं वहां बनाइए। 2 मेडिकल कॉलेज अवश्य उत्तराखंड को दीजिए। और तीसरा, थोड़ा सा जो रेलवे का हमारा काम चल रहा है उस पर थोड़ा सा तेजी करिए, और जो 4 धामों तक हमारा रेलवे पहुंचाना है और केदारनाथ में रोपवे है या हेमकुंड में रोपवे है, के काम में भी तेजी लाएं, इतना अनुरोध अवश्य हमारा रहेगा। धन्यवाद। ठीक है मैक्री सर, बहुत अच्छी बात आपने की। आपने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार है, जब केंद्र में जब एनडीए सरकार बनाने ही जा रही है और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, तो ये उम्मीदें भी ज़रूर होनी चाहिए। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूँगा। नवीन जी आपका बहुत शुक्रिया, गिरिराज जी, दीपक रावत जी, हरीश मैक्री सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने चर्चा में भाग लिया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में 5 सीटें भाजपा की झोली में तीसरी बार भी चले गई हैं। अब यहाँ पर ये साफ है कि कांग्रेस को और ज़्यादा मेहनत से पहले मंथन करने की आवश्यकता भी है। जिन नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार किया, वो नेता पछता रहे हैं या फिर खुश हैं, वो भी देखने की ज़रूरत है। और ऐसा उन्होंने क्यों किया, उस पर भी सोचने की आवश्यकता है। देश में ये जो चुनाव था, ये काफ़ी अलग और काफ़ी दिलचस्प और ऐतिहासिक चुनाव रहा, क्योंकि इस चुनाव ने बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। और इस चुनाव में एक ख़ास बात ये भी रही कि इस चुनाव में जो सत्ता में आ रही पार्टी है वो भी खुश है, जो विपक्ष है वो भी खुश है। ईवीएम पर भी किसी ने सवाल नहीं उठाए, चुनाव आयोग पर भी किसी ने सवाल नहीं उठाए। तो ये बड़ा जो है ऐतिहासिक चुनाव इस बार रहा है और नई सरकार अब देश में बनने जा रही है। क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।